नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, उसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है उस पर भी फोकस करेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति तो बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा ट्रेडिंग आइडियाज भी इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में लेकर आएंगे। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ 24,650 के पास कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से भारतीय बाजारों के लिए। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार आज सुबह दिखा है। निक्के 150 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन इसके अलावा चीन, हांगकांग और कोरिया की बाजारों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती आज सुबह दिखी है। लेकिन अमेरिकी बाजारों से क्या संकेत है, फेडरल रिजर्व की बैठक है, वहां से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, सब बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे हैं और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का एक्शन कैसा दिखा है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका में जो कुछ चल रहा है, क्योंकि डाउ में लगातार 8 दिनों की गिरावट हो रही है, नेस्डेक नए शिखर बना रहा है। मतलब इस तरह का डाइवर्जन मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मेरी याद में नहीं कि ऐसा डाइवर्जन कब था कि जब डाउ लगातार 8 दिन गिर रहा हो और दूसरी तरफ नेस्डेक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा हो। खैर, 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब डाउ में लगातार 8 सत्र की कमजोरी रही है और इन 8 सत्र में डाउ जोन्स में अगर हम प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो करीब 3% के आसपास से गिरावट हुई है। लेकिन नेस्डेक जो कि टेक हेवी इंडेक्स है, कल हमने देखा कि नेस्डेक में नया शिखर बना है और जो बड़े शेयर हैं अल्फाबेट, एप्पल, टेस्ला, ये सारे के सारे नए शिखर पर जाकर बंद हुए हैं और उन्होंने अपना हाई बनाया है। हालांकि जो कि सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से एनवीडिया, उसके शेयर में करीब 0.25% के आसपास ही कल कमजोरी रही और इस महीने की अगर हम बात करें तो एनवीडिया का जो शेयर है 4% नीचे आ चुका है। लेकिन जो अब नजरें हैं अमेरिका में पूरी की पूरी तरह से वो शिफ्ट हो चुकी हैं कि यूएस फॉर्ड की पॉलिसी किस तरह की आती है। आज से एफओएमसी यानी कि फेडरल मार्केट ओपन कमेटी की बैठक शुरू होगी और कल देर रात तक पॉलिसी आएगी, जिसका असर भारतीय बाजारों के लिए परसों के सत्र में होगा। उम्मीदें यही हैं कि 0.25% कट तो आ रहा है। सीएमई के फेड वॉच टूल के हिसाब से 0.25% जो दरें घटने की संभावना है वो है 95% की। लेकिन अगर कट नहीं आया तो मान के चलिए बड़ी निराशा होगी, हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम है। और अगर 0.25% के बजाय अगर आधे % की कटौती अगर आए तो बाजार को बहुत शेयर अप करेगा और इसकी भी संभावना हालांकि कम है। तो देखते हैं कि क्या कुछ आता है। लेकिन 2025 के लिए आउटलुक को लेकर कमेंट्री जेरोम पॉवेल की काफी ज्यादा अहम होगी और बाजार कहीं न कहीं जो 0.25% का जो कट है ना उसको डाइजेस्ट कर चुका है। अगर उतना ही आता है तो दरों को लेकर एक्साइटमेंट नहीं होगी। हाँ, कमेंट्री क्या होती है, यहां से पेस को लेकर क्या कुछ कहते हैं जेरोम पॉवेल, यूएस फेड के चेयरमैन, ये बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। देखते हैं किस तरह के पॉलिसी डिसीजन आते हैं। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें, एशियाई बाजारों में मिले जुले संकेत है। शनिवार को कोरिया में हमने देखा था कि राष्ट्रपति को इम्पीच करके हटा दिया गया। उसके बाद कोरिया के बाजार में दो दिन से हल्की फुल्की सी नरमी हम देख रहे हैं। लेकिन हांगकांग और कोरिया के बाजार में आधे % से लेकर 0.25% के आसपास की नरमी है। जापान के निक्केई में आधे % के आसपास की तेजी है और चीन के बाजार में हल्की सी बढ़त है। वहां पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो आंकड़े आए थे थोड़े से नरम साइड पर आए थे और उसको लेकर थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। इस हफ्ते पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान की भी बैठक है, तो देखना होगा कि दरों को लेकर वहां पर किस तरह से डिसीजंस होते हुए आते हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो क्रूड पर प्रेशर रहा है, क्योंकि चीन से जो आंकड़े आए हैं थोड़े से कमजोर आए हैं, तो क्रूड एक रेंज में ही है, $74 के आसपास ही है। अगर हम सोने की बात करें, सोने में मजबूती हुई है। कॉमेक्स गोल्ड है $2675 के आसपास, थोड़ी सी मजबूती वहां पर है और ये मजबूती इसलिए भी है क्योंकि डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है और चाइना की ओर से जो सोने की खरीदारी है फिर से रिज्यूम की गई है। इसके चलते सोने को सपोर्ट मिल रहा है। $2675 प्रति औंस के आसपास का भाव है सोने का। तो आज के लिए जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं। भारतीय बाजार आप देखिए गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है गिरावट के साथ खुलने को, लेकिन अब जो बड़े ट्रिगर का काम करेगा वो निश्चित तौर पर ट्रिगर ये होगा कि यूएस फेड की पॉलिसी कैसी आती है। हालांकि एक चीज आप याद रखिए
कि जो मार्केट में जो लिक्विडिटी का फोर्स है ना वो थोड़ा थोड़ा गायब होता जाएगा। आज 17 दिसंबर हो गया और अब धीरे धीरे क्रिसमस की छुट्टियां भी अप्रोच कर रही हैं। और कल आंकड़ों में हमने देखा है, कल के शाम की जो FIDIs के जो आंकड़े आए ना, दोनों में छोटी छोटी नेट बिकवाली का आंकड़ा आया है। तो देखते हैं कि आज किस तरह की चाल होती है, लेकिन संकेत आज ग्लोबल बाजारों से मिले जुले हैं। बाजारों से संकेत मिले जुले हैं। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल करीब 280 करोड़ की बिकवाली की, वहीं DIIs ने भी करीब 230 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स पे 910 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस पे करीब 5000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3600 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 750 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो कमजोर दिन था कल। निफ्टी गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की बात करें तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन था, सपाट कल के ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ। लेकिन आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं FII की पोजीशनिंग कैसी है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी का पिछले सेशन में थोड़ी सी बिकवाली होती हुई नजर आई थी। मोर इम्पोर्टेंटली अगर इसका चार्ट देखें, इसका वो स्पेशल चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे, निफ्टी पिछले 8 सेशन से 100 DMA के आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। कितना भी डाइवर्जेंस हो, वापस खींच के इसके पास ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर लेवल्स की बात करें तो कुछ लेवल्स बता देता हूँ। रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ 24,800 का पहला रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सेशन में जो हाइज बने वो इसके पास ही बने। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आता है, जहाँ पे थोड़े शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं अगर हमने आज गैप अप देके स्ट्रांगली ऊपर ओपन नहीं दिया तो। दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे सीधे 25,000 का दिखता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइट हो रहे हैं। साथ ही एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पे भी अच्छा प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ देख के तो नीचे 24,500 पे मल्टीपल टाइम्स कुछ लोज बने थे पिछले हफ्ते में, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखा जा सकता है। अगर इसे भी हम तोड़ देते हैं तो फिर नीचे सीधे 24,350 पर दूसरा सपोर्ट दिखता है, जो कि दिसंबर में पिछले हफ्ते देखे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था। इसलिए वही अब एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर हम इतने नीचे जाए तो। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सेम एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है जैसे निफ्टी में बना था। इसका अगर चार्ट देखें तो पिछले 8 सेशन में आप देखेंगे तो ये भी एक सीमित दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो 53,900 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम पहला रेजिस्टेंस इसे मान के चलेंगे, जो कि दिसंबर हाइज भी है। अगर वहाँ से हम तोड़ते हैं तो सीधे 54,500 पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिखता है, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल भी है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 53,100 का हमें पहला सपोर्ट दिखता है और उसके नीचे जाएगा तो 52,500 का दूसरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर मिलाकर कंटिन्यूसली यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेता गया था। तो अगर कोई बड़ी बिकवाली होती है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्योंकि आज फेड की रेट का ये जो मीटिंग है वो शुरुआत हुई है और कल डिसीजन आएगा, तो आज और कल में यहाँ पे एक सीमित दायरे में कंसोलिडेशन बनता हुआ ही नजर आ सकता है। कल डिसीजन आ जाएगा तो परसों के बाजार में हमें एक बड़ा मूव दिख सकता है। तब तक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन साइडवेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके स्क्रीन पर। अंश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए बाजार की रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज ही है एंड हम फेड पॉलिसी के वीक में है, तो जैसे अंश ने हाईलाइट किया है नेक्स्ट 1-2 सेशन कंसोलिडेशन में ही रहेंगे। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 24,800 एक हर्डल बन के आ रहा है, तो जब वो क्रॉस करेगा तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट टिल देन बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 24,500 और 24,600 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय करना चाहिए। कल हमने देखा था कि रियलिटी इंडेक्स में काफी अच्छा ट्रेक्शन था, 3% अप था और रियलिटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। तो ऐसी थीमेटिक मूव्स को कंसिडर कीजिए साइडवेज मार्केट में, जहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और रणनीति। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे राजेश?
देखिए, जैसे मैंने हाईलाइट किया, रियलिटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन था। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में एक सॉसर फॉर्मेशन देखने को मिला था कल के सेशन में, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियलिटी स्पेस आगे भी जाके आउट परफॉर्म करेगा। तो मेरा जो काउंटर है रियलिटी स्पेस में से डीएलएफ में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन कल के सत्र में देखने को मिला था। सॉसर फॉर्मेशन बना था 200 डीएमए के सपोर्ट लेने के बाद, एंड फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि डीएलएफ में काफ़ी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन है। एक्सपेक्ट करें डीएलएफ में एक जो है रैली कंटिन्यू होगी। डीएलएफ बाय करके चलना चाहिए। यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव 928 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 875 का डीएलएफ का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा जो मेरा काउंटर है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। देखिए, लास्ट कुछ सेशन से रेंज बाउंड था, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कल रेंज ब्रेक किया है और जो अपसाइड है वो कंटिन्यू कर रहा है। वॉल्यूम्स और फ्रेश लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल को भी बाय किया जा सकता है 1900 के टारगेट के लिए, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1779 का। ठीक है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पर खरीदारी की राय, 1779 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर जो कल के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में था, वहां से डीएलएफ पर खरीदारी की राय 928 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश है। खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हाय शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारी डील्स हुई है, कई सारे QIP फंड रेज हुए हैं, ऑर्डर विंस भी आए हैं, बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा, और आपको भी वेलकम बैक है। आप छुट्टियां से आए हैं। दिसंबर का महीना ही होता है कि सब थोड़ा थोड़ा छुट्टी मार लें, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे थे। हमारी छुट्टी अब कम हो चुकी है क्योंकि इतने सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। आज जो है ना रफली 2 QIP खुलने वाले हैं और इतने सारे डील्स आ रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स भी आ रहे हैं आशीषा। तो आज बहुत सारा न्यूज़ फ्लोज है, तो हम आज पूरी बिजी रहने वाले हैं। मैनकाइंड फार्मा की बात करते हैं। यहाँ पे लगभग 3000 करोड़ का QIP खुल गया है। इंडिकेटिव इशू प्राइस देखें तो 6% डिस्काउंट पे है। एक और QIP खुला है HCC का, 600 करोड़ तक का जो है QIP खुला है और ये 8% डिस्काउंट पे है। तो 2 QIP खुल चुके हैं, इसको जो है नोट ज़रूर कर लीजिएगा। वेदांता, इस पे जो है नज़र रहने वाली है बाजार की, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है चौथा डिविडेंड विद साल 2025 का अनाउंस कर दिया है 8.5 रुपये प्रति शेयर का, और देखा जाए तो ये लगभग 3324 करोड़ का ये आंकड़ा आता है। HPCL की भी बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मंजूरी दे दी है अपग्रेडेशन की मुंबई की रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेके, जिसका कुल वैल्यू जो है 4500 करोड़ के ऊपर है। और देखा जाए तो ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 60% बढ़ जाएगी। ET से भी खबर आ रही है JSW एनर्जी की। उनकी जो आर्म है, होली ओन आर्म्ड है, जिसका नाम है JSW नियो एनर्जी। यहाँ पे लीड बिडर हो सकते हैं O2 पावर के, जो एक टाइप से रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेटफॉर्म है। और इसका जो बैक्ड है देखा जाए तो स्वीडिश एसेट मैनेजर इक्विटी पार्टनर्स है और सिंगापुर के तेमासेक होल्डिंग्स हैं। RVNL को भी लगभग 270 करोड़ का मेट्रो का ऑर्डर आया है। वही इंडस टावर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। ITAT जो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल होती है, उन्होंने जो है एक टाइप से फेवरेबल ऑर्डर पास किया है कंपनी के लिए। और याद रखिए उसके कारण जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है कंपनी की, वो लगभग 3500 करोड़ से कम हो जाएगी, यानी कि नेट बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। ऑफकोर्स विप्रो की बात करें तो जो वैल्यू टेक करके एक US की कंपनी है, उसमें जो उनकी कंपनी मेन कंपनी और उनकी 2 आर्म्स को एक्वायर किए हैं। इसका कुल वैल्यू जो है लगभग $40 मिलियन का आता है विप्रो का। और आखिर में जो है मैं 3-4 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के नाम लूँगा, क्योंकि कल जो है एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट का अनाउंसमेंट हुआ है। MNRE सेक्रेटरी जो होते हैं उन्होंने सबसे अहम बात कही है, और अब वो कहे हैं कि जो भी सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स आएगा अभी से जो है लगभग 10% बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी तो इसका मैंडेटरी हो जाएगा। माने बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी एक बड़ा थीम है गवर्नमेंट की, जो है पॉलिसी शिफ्ट की जो है आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट भी आ गई है। पर जो कंपनीज़ है जिस पे आप नज़र रखेंगे वो है आपका रिलायंस, टाटा पावर, JSW एनर्जी, अमारा राजा बैटरीज और बाकी सब भी मिड कैप के जो इकोसिस्टम वाले कंपनीज़ हैं जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पे फोकस करेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंटली जो है देखा जाए तो ऑफकोर्स कुछ सेक्टोरल चर्न भी जो है आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकता है।
बिल्कुल, तो बैटरी स्टोरेज रिलेटेड स्टॉक्स, उसके अलावा कई सारे क्यूआईपीस खुले हैं। तो कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं और आज सुबह कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है आज? जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीरामल फार्मा की, जहाँ पर जीएम फाइनेंशियल ने जो है इनिशिएट किया है पीरामल फार्मा पर, और उन्होंने जो है बाय रेटिंग रखा है और टारगेट प्राइस जो 340 का रखा है, जो कि 36% अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। उनका मानना है कि कंपनी का जो टॉप लाइन है वो ऑलमोस्ट 15% से ग्रो हो सकता है ओवर FY24 से 27 तक, और मार्जिन में भी जो है एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड एबिटा है वो 23 से ग्रो हो सकता है, जो लीड करेगा स्टेडी कैश जनरेशन और नेट डेट पोजीशन को इम्प्रूव करने में। अगला जो है इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है बिरला ओपस पर। बिरला ओपस जो कि एक सब्सिडरी है ग्रासिम इंडस्ट्री की, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि बिरला ओपस जो है वो है गेन कर रहा है स्टडी ट्रैक्शन विद कस्टमर, जो कि ड्रिवन है पॉजिटिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी और इंक्रीज इंक्वायरीज फ्रॉम कस्टमर एफर्ट्स। उनका कहना है कि ग्रासिम प्रोग्रेस जो है वो एनकरेजिंग है और कंपनी जो है इन रोड और डीलर नेटवर्क बना रही है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो MMR रीजन में भी जो है 10% से ज़्यादा डीलर बिरला ओपस को सेल्फ स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला जो है वेदांता की नोट आई है सिटी की नोट आई है वेदांता पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जहाँ पर वेदांता ने जो है 4th इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 8.5 रुपीज़ पर शेयर का, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 दिसंबर का है। जो टोटल डिविडेंड आउटफ्लो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,300 करोड़ का है, और जो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर है FY25 में सो फार अभी तक वो 43.5 पर शेयर है, जो कि 16,800 करोड़ का है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक की जो है डिविडेंड, उसमें FY25 का अभी तक का जो डिविडेंड है 7,800 करोड़ का है। अगला जो है कोटक सिक्योरिटीज़ ने एस्कॉर्ट कुबोटा के मैनेजमेंट से मीट की है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि एस्कॉर्ट कुबोटा का कहना है कि डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है ऑन ट्रैक है अचीव करने में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी वीक है। इसी के साथ साथ जो डिमांड ट्रेंड्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में वो भी वीक है, और जो ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है ऑफ EKI और KAI वो जो है स्लोली इम्प्रूव होगा, और जो लीड करेगा मार्जिन इम्प्रूवमेंट्स में। कंपनी का फोकस रहेगा डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री का मार्केट शेयर इंप्रूव करने में। अगला जो है पिरामल ये सेंट्रम की रिपोर्ट आई है फार्मा और हेल्थ केयर पर, जहाँ पर नीति आयोग की पॉलिसी पर, जहाँ पर उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एलोकेट किया है 10 बिलियन रुपीज़ फॉर बल्क ड्रग पार्क्स टू मैन्युफैक्चर KSM DI और API, और जो पार्क है वो एस्टेब्लिश होंगे गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ साथ फार्मा सेक्टर में भी जो है PLI है, जैसे KSM DI AP और मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए। और जो गवर्नमेंट का फोकस है आयुष्मान के ऊपर, उसमें भी जो है पॉजिटिव है, और जो टॉप पिक है सेंट्रम के वो सन फार्मा, JB केमिकल, मैदांता, डॉक्टर लाल पैथलैब है। अगला और आखिरी जो सेक्टर फोकस में रहेगा वो पेंट सेक्टर, जहाँ पर इन्वेस्टेक ने रिपोर्ट निकाली है पेंट सेक्टर पर, और उन्होंने कहा है कि जो पेंट सेक्टर में कंपटीशन अभी भी इंटेंस है और जो डिमांड है वो वीक है, और ये जो डिमांड है वो Q3 FY25 में भी वीक देखने को मिल सकती है, लेकिन Q4 में जो है थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और जो राइजिंग कंपटीशन है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर रहा है पेंट सेक्टर को, इसलिए इन्वेस्टेक जो है अभी भी कॉशियस है पेंट सेक्टर पर, और उन्होंने जो है एशियन पेंट और बर्जर पेंट को जो है फास्ट सेल आइडिया पर रखा है, और बर्जर पेंट को जो है उन्होंने Q अल्फा सेल आइडिया पर रखा है। तो ब्रोकरेज के दम पर आज इन स्टॉक सेक्टर पर एक्शन देखने को मिल सकता है। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस पे रहेंगे। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर पूरी डिटेल्स हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। फेडरल रिजर्व की बैठक आज से शुरू होगी, 2 दिनों में उसका आउटकम निकल कर आएगा, और इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट को लेकर क्या कॉमेंट्री निकल कर आती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोने और चांदी पर दिखाई देगा। टेक्निकल ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर नजर रखें और क्या रणनीति बनाएं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ईयर एंडिंग करीब है, और इस तरह का ये न्यूज है फैक्ट का, ये काफी हद तक हमने प्राइजेस के अंदर डिस्काउंट होते हुए देखा पिछले कुछ सत्रों में, और यहाँ पे काफी एक्सपेक्टेशंस लो लगाई जा रही है। रीजन इज दैट कि जो PPI के डेटा आए थे वो काफी बुलिश टोन में आए थे, तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है कि फेड
रेट्स यहाँ पे बढ़े और आने वाले साल में भी कोई अग्रेसिव यहाँ पे एक्शन लिया जाए। हालांकि टेक्निकल ट्रेडिंग की बात करें, बिकॉज काफी ज्यादा करेक्शन हमने इन दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में देखा है, तो फॉर दिस वीक मैं बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे करना चाहूंगा, क्योंकि रिस्क के लिहाज से यहाँ पे ट्रेड्स फेवरेबल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड को करंट मार्केट पे जो भी क्लोजिंग भाव आया है वहां से लेकर 76,775 तक आप बाइंग का मन रखें। इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं आप 74,425 का। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव यहाँ से एक बार 1,001 पॉइंट की अपसाइड देख सकते हैं, तो 70,700 से 800 तक की रेंज में मुझे गोल्ड यहाँ पे दिख रहा है। वहीं कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है फॉर शॉर्ट टर्म। हालांकि बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पे स्पेसिफिक आप इकरार में 375 के ऊपर बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 91,000 का लगाए। ग्रेजुअली इसमें भी भाव अप टू 92,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपसाइड मुझे कैप लग रही है, बट टेंटेटिव आप इन प्राइस लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ये नज़रिया प्रेशियस मेटल मार्केट पर, सोने और चांदी पर आपने अपनी रणनीति बताई, लेकिन इसके अलावा क्रूड पर आपका क्या नज़रिया होगा? ओपेक प्लस की बैठक हो चुकी, कई जो बड़े ट्रिगर्स थे उसके लिहाज से तो और कुछ नहीं बचा, लेकिन ट्रेडिंग की रणनीति क्या होगी क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर? देखिए, जो मेन कंसर्न है आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑल द फंडामेंटल्स, जो मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं चाइना की डिमांड को लेकर है। चाइना में जिस तरह से फैक्ट्री एक्टिविटीज है और अदर जो इंपोर्ट्स रिलेटेड डेटाज हैं वो इतने फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि यस, क्रूड में ऊपर के भाव से प्रेशर बना रहेगा। हमने देखा है पिछले सत्रों में कि नाइमेक्स में 7150 के इस तरह से बार बार क्रूड में प्रेशर आता है और वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, which is also supported by the Middle East concern, but still prices because $71 के आसपास है, तो वहां पर सेल की रणनीति ही रखे आप। मुझे लगता है एमसीएक्स में 6,035 से 6,080 तक के रेंज में सेलिंग की जा सकती है। 6105 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें भी लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए जो 5920 से लेकर 5770 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये नज़रिया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर, और इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? बेस मेटल में थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक लाइक अप्लायंस में लेकर उस सेक्टर से यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड निकल के आया है, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे बाय की सकती है। कॉपर स्पेसिफिक ट्रेड लेना है तो 213-214 के आसपास आप प्राइस बाय करें। 813 से 814 के आसपास बाय करें। 811 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 823, 825 तक के लक्ष्य यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक में आप 285.50 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 284.50 के स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली यहाँ पे भाव 288.50 तक देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में मिस रह गया था, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। 269 का ऐसा रहेगा इसमें, और मुझे प्राइजेस यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 281, 288 तक के लक्ष्य यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये नज़रिया नेचुरल गैस पर, और इसके अलावा बेस मेटल्स पर भी आपने अपनी रणनीति बताई। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर अखिलेश ईडी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था इस शो पर, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। 70 अंकों की गिरावट के साथ 24,860 के पास 660 के पास कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं, और ग्लोबल बाजारों से संकेत भी मिले जुले ही है। आपका हिम्मत जाइए, बने रहिए ईडी नाउ स्वदेश की।